हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री के PYQs को रिवाइज कर रहे हैं। तो जब हिस्ट्री के PYQs की जब बात आती है ना, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप PYQ को सिर्फ पढ़िए नहीं। अगर आप सिर्फ PYQ को पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जब तक कि आप उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना करो, R&D ना करो। और R&D से मेरा मतलब क्या है कि ऑप्शन ए में क्या बोला गया, ऑप्शन बी में क्या बोला गया, ऑप्शन सी में क्या बोला गया, ऑप्शन डी में क्या बोला गया। भले ही ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए, सी और डी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वह क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से। और यूपीएससी ने कई बार ऐसा किया है। अगर आपने PYQs को अच्छे से देखा होगा, अगर आपको ट्रेंड को समझते हैं, तो आप ये जानते हैं कि यूपीएससी स्टेटमेंट से या कोई ऐसे नाम होते हैं, किसी व्यक्ति के पर्सन्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बेसिस पर क्वेश्चन अगली बार बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम PYQs पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हम हर एक ऑप्शन पे रिसर्च कर, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको 4-6 फैक्ट बता रहे हैं, जिससे आप क्या करें, नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस क्रम में हमने 2024 के PYQs देखे थे, 2023 के PYQs देखे थे, 2022 के PYQs देखे थे। अब बारी किसकी आ रही है, 2021 के PYQs में। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे हम पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन किसके संबंध में अगर आप देखें तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के संबंध में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर किस लिए प्रसिद्ध थे, किस लिए फेमस थे, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, अब ये किस लिए फेमस थी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या वो जैन भिक्षु थे, जैन मोंग थे, क्या वो नाटककार थे, क्या वो मंदिर वास्तुकार टेम्पल आर्किटेक्ट थे, या फिलोसफर थे। इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैं एक स्टोरी बता देता हूँ जो इन पर्सन से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, भवभूति की। भवभूति का नाम आपने सुना हो या नहीं सुना हो, अगर नहीं भी सुना हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस पेन को मैं थोड़ा सा और 3 नंबर पे कर लेता हूँ। हाँ, तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में, भवभूति के बारे में, तो 8वीं सदी की बात है। 8वीं सदी में एक संस्कृत के नाटककार का इमरजेंस देखने को मिलता है। उनको क्या कहा जाता है, भवभूति। तो किस भाषा में इन्होंने लिखा, ये तो आपको यहाँ पे अंदाजा लग गया होगा कि संस्कृति की भाषा में इन्होंने क्या किया, रचना की अपने ग्रंथ को। ये संस्कृति ऐसे नहीं होगा, ये छोटी ही नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब इन्होंने नाटक कौन सा, इंपॉर्टेंट नाटक कौन सा लिखा, तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नाटक लिखा, उसे कहा गया मालती माधव। कौन सा, मालती माधव। ठीक, तो मालती माधव जब इन्होंने लिखा, उसके बाद इनका नाम काफी चर्चा में आ गया। ठीक है, तो ये भवभूति के बारे में आपने यहाँ पे जाना क्या कि कौन थे, किस टाइम पीरियड के थे, कौन सा उन्होंने नाटक लिखा जिसलिए वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम आपको देखने को मिले किसके बारे में, दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे हस्तिमल के बारे में। हस्तिमल के बारे में, तो हस्तिमल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे ये जानना है कि अगर होयसल साम्राज्य के बारे में एंशिएंट इंडिया में सुना होगा, एक साम्राज्य हुआ करता था जिसे कहा जाता था होयसल। होयसल साम्राज्य में ये निवास करते थे और ये एक जैन नाटककार थे। कौन से नाटक के साथ हम संबंधित थे, जैन नाटककार थे। ठीक है ना, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला। दूसरा अगर हम बात करें, इन्होंने दिगंबर जैन जो कथाएं उसके बारे में लिखा। तो यहाँ पे जो जैन नाटककार थे तो किस ग्रंथ से संबंधित है, अगर हम बात करें, जैन की 2 शाखाएं आपको पता होगा, एक तो श्वेतंबर है और दूसरा दिगंबर है। दिगंबर शाखा के बारे में इन्होंने लिखा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इनके द्वारा और 4 इंपॉर्टेंट नाटक लिखे गए। तो हस्तिमल ने 4 महत्वपूर्ण नाटक लिखे, 4 नाटक इन्होंने लिखे। उन नाटक के बारे में भी हम यहाँ पे जानते हैं। इंपॉर्टेंट जो नाटक हैं उनको यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट उन्होंने नाटक लिखा उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैथिली कल्याण। क्या कहा जाता है, मैथिली कल्याण। आप यहाँ पे साथ के साथ लिखते जाइएगा जिससे आपका भी प्रिपेयर होता रहे। मैथिली कल्याण उन्होंने पहला नाटक लिखा। दूसरा इंपॉर्टेंट उन्होंने नाटक लिखा विक्रांत कौरव। कौन सा, विक्रांत कौरव। ये इंपॉर्टेंट उन्होंने नाटक लिखा। तीसरा इंपॉर्टेंट नाटक लिखा पवनजय। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्या एग्जैक्टली उसको किस तरह से लिखना है। पवनजय लिखा। और चौथा उन्होंने नाटक लिखा सुभद्रा। तो 4 इंपॉर्टेंट उन्होंने नाटक लिखे। किसके संबंध में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हस्तिमल ने 4 इंपॉर्टेंट नाटक लिखे। ये नाटक इनके प्रसिद्ध थे। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे क्षेमेश्वर के बारे में, जिन्होंने बृहद कथा मंजरी भी लिखा है। ठीक है ना, तो क्षेमेश्वर के बारे में देख लेते हैं। तो क्षेमेश्वर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्षेमेश्वर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी यहाँ पे साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, आपको भी प्रिपेयर होता चलेगा। और ये मैं नोट्स आपको दे भी दूंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि लिखा लिखाया मिल जाए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी हम आपको यहाँ पे नोट्स शेयर कर देंगे। एक और कलर का कोई पेन ले लेते हैं, लाइट कलर में। चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। हाँ, तो क्षेमेश्वर ने बृहद कथा मंजरी लिखा ही है। क्या लिखा है, बृहद कथा मंजरी।
बृहत कथा मंजरी। ये इंपॉर्टेंट नाटक लिखा। इन्होंने चंड कौशिक नामक भी एक इंपॉर्टेंट नाटक लिखा। तो बृहत कथा मंजरी नाटक है ये मुझे नहीं पता, लेकिन चंड कौशिक जो इनका नाटक है, चंड कौशिक, ठीक है ना, चंड कौशिक इनका नाटक, जिस वजह से प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो सही आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्ले राइट्स, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे इतने सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पर देखे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 पूछा जा रहा है यहाँ पे किसके बारे में, आइए देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है अजंता केव लाई इन द जॉर्ज ऑफ वाघोर रिवर, बाघोर नदी के तट पर अजंता की गुफाएं हैं। अब अगली बार अजंता की गुफाओं को लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अजंता की गुफाओं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अजंता केव्स। तो यहाँ पे आपने देखा ना, अजंता, फिर सांची पे बनाया जा सकता है, पांडुलियन गुफा पर, अमरावती स्तूप पर, किसी पर भी क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। और अगर आप देखें ना पीवाईक्यूज से, अगर आप सच में अगर अच्छे से एनालिसिस करते हो, देखते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के बारे में यूपीएससी ने पहले भी पूछ रखा है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है कि सांची जो स्तूप था वो चंबल घाटी में लाई करता है, सांची स्तूप चंबल घाटी में स्थित है। तीसरा स्तूप है पांडुलिन केव श्राइन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, पांडुलिन गुफाएं नर्मदा नदी घाटी पर स्थित हैं। चौथा अमरावती स्तूप लाई इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, आपको इसके बारे में बताना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहे हैं अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के पास स्थित है। ये स्टेटमेंट को मैं बाद में बताऊंगा, पहले दूसरे स्टेटमेंट पे आता हूँ। सांची स्तूप लाई ऑन चंबल रिवर। अब अगर सांची की स्तूप कहाँ पे स्थित है, अगर आपने भारत का मैप देख रखा है, तो भारत का मैप अगर आपने देख रखा तो मध्य प्रदेश का नक्शा भी आपको पता होगा। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें रायसेन नामक स्थान पड़ता है, रायसेन में एक यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, यहाँ पे रायसेन है। रायसेन में अगर हम बात करें तो सांची का स्तूप स्थित है, सांची रायसेन में स्थित है। अब सांची की जिसके बारे में बोला जाए वो चंबल नदी के किनारे नहीं है। क्यों चंबल नदी के किनारे, तो किस नदी के किनारे, तो सांची का जो स्तूप है बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे, ठीक है। अब बेतवा जो नदी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेतवा नदी मुल्ताई पर्वत से निकलती है। किस पर्वत से निकलती है, मुल्ताई पर्वत से निकलती है, मुल्ताई पर्वत से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है, ठीक। लेकिन जो सांची नदी के पास जो मुल्ताई 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें बेतवा है किसकी सहायक, तो बेतवा यमुना नदी की सहायक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना की सहायक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि 360 डिग्री हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं पीवाईक्यूज को, यमुना की सहायक है। रही बात यहाँ पे चंबल की, तो चंबल भी यहाँ से निकलती है, चंबल इस रूट से जाती है और इटावा में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे जो चंबल रिवर के बारे में जो पूछा जा रहा है ना, तो चंबल रिवर कहाँ से निकलती है, इंदौर के पास जनापाव पर्वत से निकलती है। कहाँ से, जनापाव से निकलती है, इंदौर से चंबल। तो चंबल जो इंदौर चंबल रिवर है ना वो सांची नहीं जाती है, भोपाल की तरफ नहीं जाती है, ठीक है ना। वो मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच बॉर्डर बनाते हुए इसमें राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, 3 डैम है। तो ये जाते हुए क्या करती है, बेतवा में जाके मिल जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। पांडुलियन गुफाएं नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पांडुलियन गुफाओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये नर्मदा नदी किनारे नहीं बल्कि पांडुलियन जो गुफाएं वो कहाँ स्थित हैं, पांडुलियन गुफाएं स्थित हैं नासिक में। कहाँ पे स्थित है, नासिक में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट जो बोला जाए नर्मदा नदी, तो क्या नर्मदा नदी नासिक में बहती है, नहीं बहती। क्यों नहीं बहती, क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अब नर्मदा नदी यहाँ पे जाके गिर जाती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का, यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो नासिक में कौन सी नदी है, तो नासिक में एक इंपॉर्टेंट नदी है, उसको कहा जाता है गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा भी से कहा जाता है। गोदावरी की लंबाई अगर हम बात करें 1465 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। ये त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है, नासिक में कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है ना, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी किनारे है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब अमरावती कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में अगर आपने देखा यहाँ पे अमरावती है। तो अगर अमरावती गोदावरी नदी किनारे नहीं है बल्कि अमरावती कृष्णा नदी किनारे, किस नदी किनारे, कृष्णा नदी के किनारे है। लगभग कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसमें अगर आप देखें नागार्जुन सागर, आई थिंक इसमें डैम भी बना है, ठीक है। और रिवर के बारे में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के हमने चैप्टर्स यहाँ पे करा रखे हैं, सीईआरटी के दिवस एकेडमिक जोन चैनल में, इसमें दिवस एकेडमिक जोन में, एकेडमिक जोन में हमने क्लास जो 11th का 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें सारी रिवर के बारे में डिटेल से हमने कराया है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है जो कि ए, अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। ये बातें यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या है।
स्टेटमेंट है कि मुरैना के पास स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट बताना है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? मुरैना के पास है। करंट अफेयर में था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। स्टेटमेंट क्या यहाँ पे बन रहे हैं अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है, एक हाईलाइटर तो ले ही लेते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहा है? स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है, गिव मी अ सेकंड। हाँ, स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है कि यह कच्छप वंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो कच्छप घाट कोई वंश हुआ करता था, उसके टाइम पे मंदिर बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, एकमात्र ऐसा मंदिर है जो गोल फॉर्म में है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करना था। वहीं चौथा स्टेटमेंट है इसकी डिजाइन के कारण यह लोकप्रिय मान्यता है, यह भारतीय संसद भवन की प्रेरणा थी। इस डिजाइन के कारण यह लोकप्रिय मानते हैं कि भारतीय संसद भवन है, उसकी प्रेरणा यहाँ से ली गई थी। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 4, डी ऑप्शन है 2, 3 और 4। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? 64 योगिनी मंदिर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 64 योगिनी मंदिर के बारे में अगर बात करें, 64 योगिनी मंदिर के बारे में, तो ये तो बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे स्थित है, ये स्थित है मुरैना में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये किससे संबंधित है? पार्वती माता से संबंधित है। तो क्या पार्वती माता से संबंधित है तो क्या ये शैव मंदिर होगा? नहीं। वैष्णव मंदिर होगा? नहीं, ये शैव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। लेकिन इस स्टेटमेंट में पूछा गया था वैष्णव धर्म, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन आप इलिमिनेट कर देंगे, ये हट गया और ये हट गया, बचा 1 और सी, मतलब कि ए और बी बचा। 1 तो कॉमन है तो यहाँ पे करेक्ट ही है, मतलब यह मंदिर एक वृत्ताकार मंदिर है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सॉरी, पहला स्टेटमेंट यहाँ, पहला स्टेटमेंट ये थोड़ी है, पहला स्टेटमेंट ये वही थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, ये कच्छप वंश ने बनवाया था। पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। अब रही बात ये है कि ये मंदिर एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें इस तरह से और मंदिर भी स्थित हैं तो ये जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसका डिजाइन लोकप्रिय और भारतीय संसद भवन का जो गोल पार्लियामेंट बना था, भारत का पार्लियामेंट संसद भवन, ये इसके डिजाइन से लिया गया था। संसद भवन का डिजाइन इससे लिया गया था। ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि 64 योगिनी मंदिर के अलावा और भी कोई मंदिर है, तो अन्य गोल मंदिर के बारे में बात करें, अन्य वृत्ताकार मंदिर, एक इंपॉर्टेंट मंदिर कहाँ पे? भुवनेश्वरी में। भुवनेश्वर में एक स्थित मंदिर है, उसको भी 64 योगिनी मंदिर भी बोला जाता है। 64 योगिनी मंदिर भी बोला जाता है, कहाँ पे? भुवनेश्वर। ठीक है, अगर आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ते हैं ना तो आप नहीं समझ पाएंगे, आपको लगेगा कि ये वृत्ताकार मंदिर जो 64 योगिनी भुवनेश्वर में है, मुरैना में तो है ही और ये वहाँ पर भी है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट फ्रांसिस जेवियर विच आर करेक्ट। सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला स्टेटमेंट है कि सेंट जेवियर वॉज वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर ऑफ 3 जेसुइट ऑर्डर। जो जेसुइट ऑर्डर बने उनके फाउंडिंग मेंबर थे कौन? सेंट फ्रांसिस जेवियर। दूसरा है यहाँ पर सेंट जेवियर डाइड ऑन गोवा चर्च डेडिकेटेड टू हिम। गोवा फ्रांसिस जेवियर की मौत गोवा में हुई थी, उन्हें वहाँ पर समर्पित एक चर्च है। तीसरा, द फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। सेंट फ्रांसिस जेवियर का त्यौहार हर साल गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, इन तीनों में से सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर हम बात करें सेंट जेवियर के बारे में, तो ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? मूल निवासी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो फ्रांस के थे, ठीक है ना, फ्रांस के थे, तो फ्रांसिस कहलाएंगे। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने जेसुइट जो इसकी स्थापना इन्होंने की थी, तो जेसुइट जो वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, जेसुइट ऑर्डर, इसको इन्होंने स्थापित किया था। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब रही बात यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कि इनकी मृत्यु गोवा में हुई थी, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। इनका जन्म अगर हम बात करें तो जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1552 में, और अगर इनकी मृत्यु 1552 हुई थी, जन्म तो आई थिंक 1400 कुछ में इनका हुआ था, और जन्म मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई? तो सिंगुआन चीन में इनकी मृत्यु हुई, सिंगुचुआन चीन में मृत्यु हुई इनकी। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बोला जा रहा है गोवा में मृत्यु हुई, गोवन चर्च, ये बात यहाँ पे एकदम इनकरेक्ट हो जाएगी। उन्हें गोवा में दफनाया गया, लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई थी, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आधा गलत है, आधा सही है, तो दूसरा इलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे।
तीसरा यहाँ पे एकदम करेक्ट है, हर साल गोवा में ये त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है इनके संबंध में प्रत्येक वर्ष। और कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को एक तरह का हम बात करें भोज का आयोजन यहाँ पे होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, विच एंशियंट टाउन फेमस एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग रिजर्वायर मैनेजमेंट, कौन सा उन्नत जल संग्रह या सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन संबंधित है जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध? धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। इन चारों में से कौन सही ऑप्शन होगा? सबसे पहले आप जान लीजिए धौलावीरा है कहाँ, तो धौलावीरा कहाँ है आप कमेंट करिए। तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में, ठीक। अब रोपड़, और रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में। राखीगढ़ी कहाँ, ये आपको यहाँ पे कमेंट करना है। अब इसमें सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ए मतलब क्या? धौलावीरा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें धौलावीरा के बारे में तो हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देखेंगे, कुछ कालीबंगा के बारे में जानेंगे। तो कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कालीबंगा को कांच की चूड़ियों से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है। ये क्या आ गया? चलिए कुछ और देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट के संबंध में। जैसे अगर हम बात करें तो हड़प्पा में बहुत बड़े जो नगर हुए, खासतौर पर जो 3 स्तरीय जो नगर थे उनमें धौलावीरा का नाम आता है। 3 स्तरीय नगर, जनरली अगर आप देखोगे ना नगरीय संरचना, जनरली नगरीय संरचना 2 भाग में आपको दिखती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पश्चिमी जो निचले नगर थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी निचले नगर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे धौलावीरा में 3 स्ट्रक्चर ए, बी और सी, आपको 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर एक बड़ा एक तालाब है, और इससे अंदाजा लगाया कि यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर फेमस थे। अब अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले खोज कब हुई, कहाँ, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। सन 1861 की बात है। उस टाइम पे वो कनिंघम हुआ करते, तो उनके टाइम पर रेलवे का काम आई थिंक चल रहा था, और उन्हीं के टाइम पर जो हड़प्पा के टीले की खोज हुई। लेकिन 1921 की बात, 1921 में जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड बने जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल जब हेड बने तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे खुदाई शुरू की। तो अगर हम बात करें दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ पे सबसे पहली बार खुदाई हुई। तो यहाँ पे किस स्थल खुदाई? हड़प्पा के स्थल के नामक से खुदाई हुई। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1923 की बात है, उस 23 में किसकी खुदाई होती है? मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई होती है। तो पहले तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि लगभग इस पूरे रीजन लगभग आप देखेंगे तो इस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं इसका विस्तार देखने को मिला। तो इसे पूरे को इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता बाद में कहा गया, ठीक है। तो इनमें से बाद में धौलावीरा खोज हुई, रोपड़ खोज हुई, सबके अपनी अपनी विशेषताएं, सब पे MCQs बने हैं, क्वेश्चन बने हैं, उन पे भी हम डिटेल से आएंगे। लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, धौलावीरा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बात कर रहे हैं, गुप्तों के पतन से लेकर हर्षवर्धन के उदय तक उत्तरी भारत में किन राज्यों का शासन था? मतलब अगर हम बात करें गुप्त टाइम की जो क्रोनोलॉजी अगर आपने देखी हो तो आपको क्या पता, क्रोनोलॉजी अगर आप देखें एक बार, तो अगर आप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम आपको देखने को मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज आपको देखने को मिलेगी। वैदिक एज के बाद आपको महाजनपद एज आपको देखने को मिलेगी, महाजनपद एज देखने को मिलेगी। महाजनपद के या मतलब मान के चलो बौद्ध है, मौर्यन एज। फिर उसके बाद आपको मौर्यन एज देखने को मिलेगी, मौर्यन टाइम। फिर आपको पोस्ट मौर्यन देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे गुप्ता देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब गुप्ता का पतन हो रहा था, मतलब पोस्ट गुप्ता का टाइम चल रहा था, गुप्तोत्तर काल की बात यहाँ पे चल रही थी, पोस्ट गुप्ता की बात चल रही थी। उसके टाइम से लेके हर्षवर्धन के उदय तक उत्तरी भारत में किन राज्यों का शासन था? तो यहाँ पे आपको बताना है सही स्टेटमेंट। मगध की गुप्त, ठीक है ना, मालवक परमार, थानेश्वर के पुष्पभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी की यादव। तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, गुप्त वंश का जब पतन होता है तो हर्षवर्धन का उत्थान होता है। उसके बीच निम्न शासकों का शासक था। एक तो मगध की गुप्त है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब 2, 5 या करेक्ट है, 3, 4, 6 करेक्ट हैं। तो थानेश्वर की जो पुष्पभूति हैं, जिस वंश से हर्षवर्धन का संबंधित था, इन्होंने थानेश्वर वाले रीजन पे शासन किया था। अगर हम बात करें तो अगर अपने भारत का नक्शा यहाँ पे बना ही लेते हैं, ये क्या बन गया, तो भारत का नक्शा एक यहाँ पे बनाते हैं। और भारत के नक्शे में आप ये पाएंगे कि ये वाला रीजन है, कन्नौज वाले रीजन है। थानेश्वर पुष्पभूति वंश यहाँ पे शासन कर रहा था। मगध वाला रीजन आपको पता है, वहाँ मगध वाले गुप्त शासन छोटे मोटे लेवल पर चल रहा था। और अगर बात करें बाद में कन्नौज को लेकर संघर्ष होता है। और इसी टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो थानेश्वर की जो पुष्पभूति हैं, जहाँ से हर्ष का संबंध था,
इस वंश का भी शासन इस टाइम पे चल रहा था। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कन्नौज के मौखरी का भी चल रहा था। कन्नौज के मौखरी क्यों इंपॉर्टेंट है? कि उनके राजा हुआ करते थे, उनके राजा थे ग्रहवर्मा। तो ग्रहवर्मन से अगर हम बात करेंगे ना, देखिए पहले क्या होता था, हर्ष शासन नहीं करना चाहते थे तो उनके बड़े भाई शासन वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है उनकी उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके बड़े भाई की, और उनकी बहन भी आई थिंक विधवा हो जाती है। तो बाद में ये इन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन इनकी बहन की शादी हुई थी इस वंश में, किसमें? कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन थे, उनसे हर्ष की बहन की शादी राजश्री का विवाह हुआ। तो राजश्री जंगल में चली जाती है, सब स्टोरी इनको लेकर पॉपुलर है, तो वो यहाँ पे हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो राजा ग्रहवर्मन, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब देवगिरी यादव की बात होती है ना, तो देवगिरी जो यादव थे मालवा के परमार, मालवा के परमार प्लस देवगिरी के जो यादव हुआ करते थे, तो इन्होंने इस टाइम पे शासन नहीं किया, बल्कि किस टाइम पे शासन किया? इन्होंने 10वीं शताब्दी से लेके 40th सेंचुरी तक इन्होंने शासन किया, दक्कन वाले रीजन में खासतौर पे। किस रीजन में आपने शासन किया? इन्होंने दक्कन वाले रीजन में शासन किया, देवगिरी वालों ने, और किसमें? मालवा। तो यहाँ पे अगर देखें तो मालवा से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। उत्तर भारत में मालवा तो आएगा नहीं, है ना, तो अगर आप दूसरा भी एलिमिनेट करो तो ये और ये भी हट जाते थे, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 तो करेक्ट हो जाता था, पहला भी अगर करेक्ट है तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया 2021 में? प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिस्टोरिकल प्लेस व्हाट दे आर नोन एज। हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में दिया गया है जिसके बारे में वो जाने जाते हैं, जैसे बुर्ज होम, रॉक कट श्राइन के बारे में जाते हैं, शैलकृत देव मंदिर। अगर हम बोले क्या लिख देते हैं? शैलकृत मंदिर, ठीक। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो चंद्रकेतुगढ़ था, चंद्रकेतुगढ़ के बारे में बाद में भी यूपीएससी ने पूछा। टेराकोटा आर्ट के लिए जाना जाता है, या अगर हम बात करें मिट्टी के संबंध में जाना जाता है, और गणेश्वर था कॉपर या आर्ट क्राफ्ट के बारे में जाना जाता है। इन तीनों में से सही आंसर कौन सा होगा? अब अगर हम बात करें बुर्ज होम के बारे में, तो अगर आपने बुर्ज होम के बारे में देखा हो या पढ़ा हो, तो बुर्ज होम कहाँ पे था? बुर्ज होम था कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये बात आपको ये इतनी सी पता होनी चाहिए। और जो बुर्ज होम था न्यूलिथिक एज का संबंधित है, नवपाषाणकालिक स्थल है, नवपाषाणकालिक स्थल है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि रॉक कट श्राइन की बात कर रहा है, मंदिर की बात कर रहा है, तो क्या नवपाषाण काल में मंदिर नहीं थे? मंदिर नहीं थे। जब मंदिर नहीं थे तो मंदिर कैसे बनेंगे, है ना। तो जो पहला ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, ये हट गया, ये हट गया, ठीक। अब बात आती है किसकी? यहाँ पे बात आती है चंद्रकेतुगढ़ की। लोग यहाँ पे आखेट पर जिंदा थे, शिकार पर जिंदा थे, थोड़ी बहुत मात्रा में एग्रीकल्चर शुरू हो रहा था, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें चंद्रकेतुगढ़ के बारे में, तो चंद्रकेतुगढ़ जो 24 परगना जिले के पास है, 24 परगना जिले के पास है, तो वहां पर टालमी ने उल्लेख किया गंगेरी देई नामक जगह। किसने उल्लेख किया इसका? उल्लेख किया टालमी ने, गंगेर देई नामक जगह का उल्लेख किया, और वहां पर चंद्रकेतुगढ़ के बारे में उन्होंने बताया, ठीक। और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से अगर हम बात करें गंगेर देई, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से पकी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, है ना। यह स्थल मौर्योत्तर पोस्ट गुप्तोत्तर भी आबाद है, मतलब यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। अब तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे गणेश्वर कॉपर आर्ट क्राफ्ट के बारे में, तो ये है स्थान कहाँ पे? तो ये राजस्थान में लोकेटेड, कहाँ पे स्थान है? राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है ना। और इसमें वाणाग्र, मछली का कांटा, ये सब साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो अगर हम बात करें पहला और तीसरे में कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो 2, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 आई थिंक उसमें नंबरिंग का कुछ इशू हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद द रेफरेंस ऑफ मिताक्षर एंड दाय भाग सिस्टम, ये आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है मिताक्षर और दाय भाग के सिस्टम को लेके। अब मिताक्षर और दाय भाग को लेके आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मिताक्षर और दाय भाग जाति के बंटवारे पर आधारित है, जातिगत बंटवारे के आधार पर आधारित है मिताक्षर और दाय भाग। चलिए देखते हैं। दूसरा, मिताक्षरा में पिता की जीते जी बेटों को अधिकार मिलते हैं, दाय भाग में मौत की बात, मतलब पिता की सब जो संपत्ति होती है उस पर जीते जी बेटों को अधिकार मिलते हैं, ठीक है ना। वहीं दाय भाग में अगर हम देखें तो आफ्टर डेथ मिलता है, ठीक। तीसरा, मिताक्षरा डील ओनली विथ मेल प्रॉपर्टीज, दाय भाग बोथ मेल एंड फीमेल। मिताक्षरा सिर्फ पुरुषों की प्रॉपर्टी का मामला है, बल्कि दाय भाग पुरुष और महिलाओं दोनों संबंधित हैं। तो एंशियंट टाइम में संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक स्मृति बनती है, उसे मिताक्षरा दाय भाग कहते हैं, जिसे किसने बनाया था? जीमूतवाहन ने बनाया था। यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं लिखा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर,
ये किस चीज़ पर लिखा गया? तो अगर हम बात करें, आपने विज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? विज्ञानेश्वर का। तो विज्ञानेश्वर ने एक टीका लिखी थी याज्ञवल्क्य की स्मृति में। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में टीका लिखी थी, और लिखी गई टीका जो मिताक्षरा थी। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मिताक्षर दया भाग को बनाया किसे, लिखना किसने। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई थिंक विज्ञानेश्वर ने लिखा था, जीमूत वाहन दाय भाग ने लिखा था। मिताक्षरा को किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने लिखा था, ठीक है। तो मिताक्षरा को इन्होंने लिखा विज्ञानेश्वर ने, और ये क्या थी? टीका थी, कमेंट थी किस पर? याज्ञवल्क्य की स्मृति पर। अब अगर हम बात करें इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो बंगाल वाला रीजन हुआ करता था, बंगाल वाला रीजन की बात करें, चाहे वो असम वाले रीजन की बात करें या उड़ीसा व बिहार वाले रीजन की बात करें, तो यहाँ पर कुछ स्थानों को लेकर संपत्ति के मामले में ये पुस्तक मानी जाती थी, और ये जातिगत विभेद नहीं करती थी। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, जातिगत भेदभाव नहीं करती थी। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मिताक्षरा में क्या व्यवस्था थी अगर हम बात करें, मिताक्षरा में पिता के जीवित रहते, मतलब क्या, जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, पिता अगर जीवित है तो उसके रहते पिता की संपत्ति पर अधिकार का दावा पुत्र कर सकता है। वहीं दाय भाग में क्या कहता था कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही ऐसे किसी दावे पर विचार किया जा सकता था। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट बोल रहा है। तीसरा अगर हम बात करें, मिताक्षरा और दाय भाग दोनों ही स्त्री पुरुष की संपत्ति संबंधित है, तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का था, ये पुरुष था, ये बात ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 2, 3 दोनों यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। लेकिन इसमें तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करें, मिताक्षरा ओनली डील विथ मेल प्रॉपर्टी, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। मिताक्षरा डील जो दाय भाग दोनों ही महिला एवं पुरुष दोनों की प्रॉपर्टी के संबंध में बात करते थे, महिला व पुरुष दोनों की संपत्ति के बारे में बात करते थे, इसलिए जो ऑप्शन तीसरा है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, जो ऑर्डर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मिडाइवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में गवर्नेंस को लेके क्या व्यवस्था थी। अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं जो यहाँ पे पहले से बनी हुई थी। जैसे अगर आपने देखा होगा, हाँ, तो हम सबसे पहले बात करें देखिए मिडाइवल पीरियड में 2 बेसिकली डायनेस्टी आपको देखने को मिलती हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत में आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली से जहाँ पे आपको खिलजी वंश देखने को मिलेगा, तुगलक वंश देखने को मिलेगा, दास वंश, है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपका मुगल्स आपको देखने को मिलेगी, मतलब मुगल काल आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी किसमें, मिडाइवल पीरियड में। और ये मिडाइवल पीरियड टाइम कब से कब माना जाएगा, तो 1200 से अगर हम बात करें मोटा मोटा हिसाब 1700 शताब्दी तक मिडाइवल पीरियड आपका माना जाएगा। अब अगर हम बात करें केंद्र का लेवल हो चाहे प्रांत का लेवल हो, दोनों में शासन व्यवस्था क्या थी वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए जैसे केंद्र है, केंद्र तो अपनी एक यूनिट है, सेंटर यूनिट है। फिर आते थे यहाँ पे प्रांत, मतलब ये हो गया केंद्र हो गया, है ना, सेंटर हो गया। फिर उसके नीचे आते थे क्या, प्रोविंसेस या प्रांत आते थे, प्रांत आते थे। अब प्रांत जिन्हें इक्ता भी बोला जाता था, तो कभी आपने सुना होगा इक्तेदार व्यवस्था, तो इक्ता भी बोला जाता था, इक्ता बोला जाता था प्रांत को। अब अगर हम बात करें, सल्तनत बहुत बड़ी होती थी, उसमें बेहतर शासन के इक्ता बांट दिया जाता था। और इक्ता में अगर हम बात करें किसके अंतर्गत होता था, वली होता था, इसका हेड होता था, या तो अगर हम बात करें इक्तेदार होता था, इक्तेदार होता था, या तो कौन होता था, मुक्ता, उसे बोला जाता, मुक्ता भी बोला जाता था। तो ये क्या करते थे, इसको हेड करते थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें क्या हेड करते थे, हेड करते थे। अब ये प्रांत में हो गई, इसका कार्य क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करना, इसका कार्य था सेना का रख रखाव करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अब इसके पास प्रांत में बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे। अधिकारियों की बात करें, जैसे आपने सिकदार के बारे में सुना होगा, सिकदार यहाँ पे प्रांत में अधिकारी होता था। तो ये सिकदार क्या करता था, कानून व्यवस्था को बनाए रखता था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखता था। अब इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट अधिकारी होता था, आमिल होता था, आमिल। आमिल का काम क्या हुआ करता था, आमिल काम होता था राजस्व का संग्रह करना, रेवेन्यू का कलेक्शन करना। ये किसका काम होता था, आमिल का काम होता था मिडाइवल पीरियड में। फिर इसके अलावा काजी भी हुआ करते थे प्रांत लेवल पर, ठीक है ना। काजी का काम क्या हुआ करता था, काजी का काम होता था न्यायिक प्रशासन, या अगर हम बात जुडिशियल जो वर्क होता था वो काजी का काम होता था। और एक होता था प्रांत में फौजदार। फौजदार अगर हम बात करें आर्मी चीफ के बारे में बात करें, चाहे फौजदार बोले, उसका क्या था, मिलिट्री पर कंट्रोल करना। तो ये 4 अधिकारी आपको प्रांत में देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, मिडाइवल टाइम पर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक पेज ऐड कर देते हैं, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ इसमें पेज ऐड करने का। कहाँ पे हम लोग, हाँ यहाँ पे हैं, ठीक है ना, इंसर्ट पेज, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक पेज ऐड कर दिया। ये तो हम देख रहे थे किसके बारे में, जो अधिकारी हुआ करते थे प्रांत में। अब प्रांत में अगर हम बात करें मुगल काल में जो प्रांत में अधिकारी होते थे, है ना, उनमें
अब अगर हम बात करें मुगल काल में प्रांत की संरचना कैसी होती थी, है ना, तो जो प्रांत हुआ करते थे, इन्हें सूबा भी कहते थे। इसको अगर हम बात करें तो अकबर ने साम्राज्य को सूबों में बांटा, है ना, और प्रत्येक जो सूबा हुआ करता था उसका सूबेदार कहा जाता था। अब सूबे के नीचे कौन कौन से चीजें हुआ करती थी, जैसे सूबा हो गया, सूबे के नीचे क्या हुआ, सूबे के नीचे आपको आ जाता था सरकार, आ जाता था। सरकार जो होता था फौजदार अधिकारी के अधीन होता था सूबे के नीचे, ठीक है ना। फिर परगना आ जाता था सूबे के नीचे, परगना आ जाता था। परगना अमील कानूनगो के अधीन होता था, अमील या कानूनगो इसको हेड करते थे। फिर गांव आ जाता था, मतलब गांव, परगना, सरकार और सूबा, इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यही यहाँ पे प्रश्न पूछा कि गांव, परगना, परगना, सरकार और सूबा, ये यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो परगना, सरकार, जो सूबा है, परगना, सरकार और सूबा, ये तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट माना जाए, सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए, परगना, सरकार, सूबा, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में देख लिया, थोड़ा सा प्रांतीय जो स्ट्रक्चर हुआ करता था प्रोविंशियल रीजन में, उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये अधिकारियों के बारे में कई बार पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन अधिकारी कहाँ कहाँ पे हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 किसके बारे में पूछा गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। निजामत ऑफ अरकोट इमर्ज फ्रॉम हैदराबाद स्टेट, अरकोट की निजामत हैदराबाद स्टेट से निकली, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, मैसूर किंगडम इमर्ज फ्रॉम विजयनगर एम्पायर, मैसूर किंगडम विजयनगर एम्पायर से निकला, पहले विजयनगर था, बाद में मैसूर निकला। फिर रोहिल खंड अहमद शाह अब्दाली के इलाकों से बना। अब इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आपने, अगर हम बात करेंगे, एक युद्ध के बारे में सुना होगा, उस युद्ध को क्या कहा जाता है, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। ये कब लड़ा गया, 1565 में लड़ा गया। इसके पश्चात क्या होता है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर जो साम्राज्य था ना, विजयनगर जिसे हरिहर और बुक्का ने स्टैब्लिश किया था, वो डिमोलिश हो जाता है। अब विजयनगर साम्राज्य डिमोलिश हो जाता है। अब इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर यहाँ पर मैसूर राज्य था, उनमें बहुत सारे राज्य थे, मैसूर राज्य क्या करता है यहाँ पे, यह वाडियार वंश यहाँ पे स्थापित होता है, मैसूर। तो अगर हम बात करें ना कि जो विजयनगर है उसके स्थान पर मैसूर वंश का उदय हुआ, मैसूर या वाडियार डायनेस्टी का उदय हुआ, ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब रही बात आगे के ऑप्शन की, तीसरा ऑप्शन की, तो अगर हम बात करें नादिर शाह का जब आक्रमण होता है दिल्ली में, तो उस टाइम पे जो मुगल प्रशासन संकट में आ जाता है, ठीक। और संकट में आने के, जब संकट में था तो अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड नामक एक राज्य को बनाया, ठीक। उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो रोहिलखंड का राज्य का जो गठन किसने किया था, अली मोहम्मद खान ने किया था। अहमद शाह अब्दाली ने, रोहिलखंड वाज फाउंड अहमद शाह अब्दाली, ये तो इसने तो अटैक किया था, तो इसने किसने किया था इसका गठन, अली मोहम्मद खान ने इसको बनाया था, अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड को बनाया था, कैमूर के आसपास वाले रीजन में। अहमद शाह अब्दाली तो अटैकर था, तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और निजामत ऑफ अरकोट फ्रॉम हैदराबाद जो पहला ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते, जैसे विजयनगर साम्राज्य के बारे में आया तो कुछ, चलिए स्टेट में कई बार विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछता है। तो विजयनगर साम्राज्य को बनाया गया था 1336 ईस्वी में। 2 इंपॉर्टेंट शासक हुआ करते थे जिनका नाम था हरिहर व बुक्का। इन्होंने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जब विजयनगर साम्राज्य को स्टैब्लिश किया और दक्षिण भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य उभर के सामने आया, इसकी कैपिटल हुआ करती थी हम्पी, ठीक। हम्पी में बहुत सारे स्ट्रक्चर आज भी पाए जाते हैं। अब इसका उत्पत्ति का क्या कारण था, दक्षिण भारत में अगर हम बात करें, तुर्क और मुस्लिम जो आक्रमण से बचाना भी था, हिंदू संस्कृति का संरक्षण था, और ये इसे किसने बढ़ावा दिया था, तो विद्यारण नामक एक गुरु थे, उन्होंने क्या किया, हरिहर बुक्का को समर्थन दिया, और उसके बाद इन्होंने ये स्टेट को स्टैब्लिश किया विजयनगर साम्राज्य में। बाद में उसमें 4 डायनेस्टी निकल के सामने आई, है ना, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडो वंश, है ना। और तो ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने यहाँ पर देखा। बाद में ये खत्म होता है और यहाँ पे मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना होती है। चिक्का कृष्णराज उसमें शासक था। फिर मैसूर जब साम्राज्य में अगर बात करें, वाडियार वंश था। वाडियार वंश में एक सेनापति था जिसका नाम था, क्या था, इसका नाम था हैदर अली। तो हैदर अली क्या करता है, वहाँ पे बाद में जब देखता है कि साम्राज्य कमजोर है तो वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है, और बाद में हैदर अली शासन करता है। हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान, जो प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण शासक है, बहुत प्रसिद्ध शासक है, उसने यहाँ पर शासन किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हैदर अली का जो, इसको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। वाडियार वंश के बाद यहाँ पे हैदर अली शासन करता है, और हैदर अली के बाद यहाँ पे उसका बेटा टीपू सुल्तान शासन करता है। तो विजयनगर के बाद मैसूर में वाडियार वंश के बाद आपको हैदर अली का शासन देखने को मिलेगा इस रीजन में। तो ये बात यहाँ पे एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे रुहेलखंड के बारे में देख लेते हैं, जैसे कुछ चीज़ें देख लेते हैं रुहेलखंड के बारे में
क्योंकि देखिए कभी यूपीएससी ने पूछ दिया, थोड़ा सा और स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो रुहेल वर्तमान में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, बरेली मुरादाबाद वाला जो रीजन था, बरेली वाले रीजन, बरेली चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इस वाले रीजन में आपको रुहेलखंड देखने को मिलता है। अब रुहेल नाम कैसे हुआ, तो अफगानी कबीला हुआ करता था, उस कबीले के नाम से अगर हम बात करें, कबीले के नाम से इसका नाम रुहेल पड़ा। ठीक, अब रुहेल कौन से मूल था, वो पठान हुआ करते थे, अली मोहम्मद खान रुहेल ने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए ठीक है, और क्या अगर हम बात करें, अब यहाँ पे जो पहला स्टेट हम बोले, निजामत ऑफ अर्कोत इमर्ज फ्रॉम हैदराबाद स्टेट, निजामत ऑफ अर्कोत हैदराबाद से इमर्ज हुआ। तो हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हैदराबाद जो साम्राज्य था, हैदराबाद राज्य की उत्पत्ति 1724 में हुई थी। निजामुल मुल्क उल आसफ जाह ने इसको स्टैब्लिश किया था, निजामुल मुल्क, ठीक है ना, निजामुल मुल्क ने, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो रहा था, तो ये दक्षिण गया, और दक्षिण में पहले उत्तर में रहा करता था, दिल्ली में था, बाद में ये गया वहाँ पे इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जब दिल्ली कमज़ोर हुआ। ठीक, तो निजाम वंश की इसने यहाँ पर डाली। तो निजामत ऑफ अर्कोट फ्रॉम द इमर्ज हैदराबाद स्टेट, तो अर्कोट ने, अगर हम बात करें, निजामुल मुल्क ने इसको यहाँ पे स्टैब्लिश यहाँ पे किया। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे से सही स्टेटमेंट केवल 2 है यहाँ पे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर नूनेज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट विच ऑफ फॉलोइंग। विजयनगर साम्राज्य महिलाएं किस लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पे नूनेज जो हिस्ट्री अगर हम बात करें विदेशी जो यात्री था उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए फिर से विजयनगर साम्राज्य के बारे में उसी साल क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं कौन कौन से, कुश्ती है ना, रेसलिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, या अगर ज्योतिष शास्त्र है, लेखाकरण है, या अकाउंटिंग है, या अगर मतलब भविष्यवाणी, इसको सूत सेइंग कहा जाता होता। ठीक है, अब इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, 4 के चारों में महिलाएं यहाँ पे पॉपुलर थी। अब अगर हम बात करें जो ये विदेशी यात्री था वो कब से कब यहाँ पे ट्रैवल किया, तो इसने ट्रैवल किया यहाँ पे 1535 से लेकर 1537 तक, 2 साल के लिए इसने यहाँ पे यात्रा की थी। और ये कहाँ का निवासी था, तो ये पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का था, पुर्तगाली यात्री था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए थोड़ा सा हो जाता है। अब उसने जो भी यहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल सिचुएशन थी उसके बारे में बताया, और इस टाइम पे किसका शासन चल रहा था जब इनका आगमन हुआ, तो अच्युत देव का यहाँ पे शासन था। अच्युत देव का यहाँ पे शासन चल रहा था, अच्युत देव राय अगर हम बात करें, अच्युत देव राय का यहाँ पे शासन था। उनके अनुसार स्त्रियों को बहुत सम्मान था यहाँ पे, और जो स्त्रियाँ थी, ज्योतिषी थी, अंगरक्षिका थी, सुरक्षाकर्मी थी, हर चीज़ में वो भागीदारी करती थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 किसके बारे में बात की जाए, सॉन्ग ऑफ प्रिजन के बारे में बात की जा रही है कि जो सॉन्ग ऑफ प्रिजन है उसे किसने लिखा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। किससे संबंधित, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे हम एक पर्सन के बारे में बात करेंगे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सरोजिनी नायडू के बारे में। सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर है। सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू, इनके बारे में क्या देखना जरूरी, इनका जन्म कब हुआ था, तो 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु होती है 1949 में 2 मार्च को, 2 मार्च को इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इनको भारत की कोकिला या नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, द नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है, भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भाग भी लिया, और इनकी शिक्षा मद्रास में होती है, और बाद में इंग्लैंड भी जाती हैं, वहाँ से भी शिक्षा प्राप्त करती हैं। अगर आप बाद में देखेंगे तो 1905 में ये कांग्रेस से जुड़ती हैं, और कांग्रेस से जुड़ने के बाद इन्होंने गांधी जी का सहयोग किया और इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नमक सत्याग्रह जब होता है 1930 में, है ना, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, तो 1930 में इनकी गिरफ्तारी भी होती है ना। गांधी जी के जितने मूवमेंट थे, सहयोग आंदोलन की बात करें, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, चाहे भारत छोड़ो, सभी में ये पार्टिसिपेट करती हैं। अब इनके 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, यूपीएससी पूछे जा सकते हैं। 1925 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, कानपुर में। कानपुर में वो कांग्रेस अधिवेशन है जहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता की थी। और आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही, है ना, महिला राज्यपाल है, पहली राज्यपाल भी बोले, है ना, तो ये राज्यपाल रही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनके बारे में यहाँ पे हो जाते हैं। अब कुछ लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर थे। तो उनके कुछ लिटरेचर में आता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उसके अलावा द वर्ड ऑफ टाइम, द वर्ड ऑफ टाइम था। तीसरा था द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग्स, है ना। तो ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं जो इनसे संबंधित हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
सरोजिनी नायडू। देखिए यहाँ पे तिलक के बारे में भी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन इन पे और क्वेश्चन बनेंगे तो हम आगे इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 8 अगस्त 1942 इज करेक्ट। 8 अगस्त 1942 के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। दूसरा, कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। क्रिप्स प्रपोजल को अनाउंस किया गया था। वायसराय काउंसिल को एक्सपेंड किया गया था। इन चारों में से 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, आप सभी को पता होगा। 8 अगस्त 1947 को भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने फिर नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके बारे में, विद द रेफरेंस ऑफ मदनपल्ली के बारे में। मदनपल्ली के स्टेटमेंट संबंध में क्या है, पिंगली वेंकैया डिजाइन द फ्लैग। पिंगली वेंकैया ने झंडा डिजाइन किया। भारत छोड़ो आंदोलन लीडरशिप सेंटर था मदनपल्ली के संबंध में। टैगोर ने राष्ट्रगान का अनुवाद यहाँ किया। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला हेडक्वार्टर मदनपल्ली में था। अब यह है कहाँ मदनपल्ली, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो आप मदनपल्ली के बारे में अगर देखें, मदनपल्ली के बारे में देखें तो यह है कहाँ पे, तो यह है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे तेलुगु भाषा मूलतः बोली जाती है, आपको पता ही है। अब स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें बोली गई हैं उनमें कौन कौन से करेक्ट है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आप सुना 1919 में उन्होंने जनगणमन का अंग्रेजी का जो अनुवाद था, तो यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था, है ना। मॉर्निंग सन ऑफ इंडिया, यहीं बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी कॉलेज हुआ करता था बेसेंट का, वहाँ पे उन्होंने अनुवाद किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टैगोर का राष्ट्रगान अनुवाद यहाँ पे हुआ था। अभी जो मदनपल्ली तो शिक्षा का केंद्र भी हुआ करता था। यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पढ़ाया था। फिर अगर हम बात करें साउथ इंडिया में एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। ठीक, तो ये दो लोगों से संबंधित है, एक तो राधाकृष्णन संबंधित, दूसरा यहाँ पे राष्ट्रगान संबंधित। पहली बार राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था, है ना। अभी राष्ट्रगीत बहुत ज़्यादा चर्चा में था। राष्ट्रगीत को भी अगर हम बात करें, राष्ट्रगीत जो था, राष्ट्रगीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, है ना। हालांकि उसको ऑफिशियली कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन नहीं है वंदे मातरम। तो जब वंदे मातरम जो गीत है उसको 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। सबसे पहले RN टैगोर ने ही गाया था। और इसको लिखा किसने है वंदे मातरम को, तो लिखा है किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और किस ग्रंथ में, आनंद मठ ने, आनंद मठ में लिखा है। और ये आनंद मठ किससे संबंधित है, तो अगर हम बात करें सन्यासी विद्रोह के संबंध में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। और उसी में अगर हम बात करें तो इन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। तो ये वंदे मातरम बहुत ज़्यादा न्यूज में था, क्योंकि आई थिंक 150 वर्ष हो गए हैं इनकी बंकिम चंद्र चटर्जी को, जो इनका टाइम पीरियड था। तो इस वजह से शायद यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स में भी था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे मिडाइवल पीरियड के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश दैट चेंगिस खान रीच्ड द इंडस परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज़म प्रिंस। इल्तुतमिश के राज्य में चंगेज खान जो मंगोल था, वो ख्वारिज्म के राजकुमार का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मंगोल क्या करते थे, जहाँ भी आक्रमण करते थे तो पूरी तरह से सर्वनाश कर देते थे। तो उन्होंने वहाँ पे अफगानिस्तान रीजन में एक शासन हुआ करता था, अफगानिस्तान उससे पहले ख्वारिज्म। तो वहाँ का राजकुमार भाग के यहाँ पे आया इल्तुतमिश के बाद। इल्तुतमिश ने मना कर दिया इसको यहाँ पे पनाह देने से। अगर वहाँ पे दे देता तो हो सकता है कि मंगोलों का आक्रमण भारत में भी हो जाता। तो सिंधु नदी तक पहुँचे, वहीं से उसको वापस भेज दिया था। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा, इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंदस। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में तैमूर ने मुल्ताना पर कब्जा किया और सिंधु नदी को पार किया था। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराय द्वितीय ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डिगामा रीच इन द कोस्ट ऑफ के। अब देखिए 3 स्टेटमेंट यहाँ पे बना के पूछे गए अलग अलग टाइम के। दिल्ली सल्तनत का, एक मिडाई, और उसके बाद एक तुगलक डायनेस्टी का, तीसरा है विजयनगर के संबंध में। अब इन तीनों में क्या सही आंसर है आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी। अब देखिए, जो मंगोल का नेता हुआ करता था चंगेज खान, जो पर्सिया पर आक्रमण किया, और पर्सिया का जो शासक हुआ करता था ख्वारिज्म, है ना, ख्वारिज्म शाह का साम्राज्य उसने नष्ट कर दिया और बाद में भाग कर आया। लेकिन उसको यहाँ पे उसका जो बेटा था जलालुद्दीन मंबरनी, वो भारत की ओर भागा और उसको मंगोलों ने पीछा किया। लेकिन जो इल्तुतमिश था उसने क्या किया, उसको शरण यहाँ पे नहीं दी, जिस वजह से ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
फिर दूसरा जो बात आती है किसके बारे में आती है, बात यहाँ पे MBT के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था 1325 से लेकर 1351 के बीच का माना जाता है, और जबकि तैमूर ने भारत पर 1398-99 में आक्रमण किया। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण था, चंगेज खान तैमूर लंग दोनों ही, अगर हम बात करें ना, ये कौन थे, ये दोनों ही किससे संबंधित, ये दोनों ही मंगोल हैं। तैमूर का जो आक्रमण था 1398 माना जाता है, 98-99 में। तो जो टाइम पीरियड बेस पर क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बेसिस पर ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है विजयनगर के राजा देवराज द्वितीय का शासनकाल चल रहा था जब वास्को डी गामा भारत में आया। सॉरी, देवराज द्वितीय का जो शासन था, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देवराज द्वितीय का शासन कब था, तो देवराज द्वितीय का शासन 1424 से 1446 के टाइम पीरियड पर था। और जो वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा कब आता है, 1498 में आता है, कलिकट में, है ना। जब मोरिन ने इसका यहाँ पे स्वागत किया। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ हिंदू फीमेल स्कूल, बेथुन स्कूल। बेथुन स्कूल के संबंध में यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया, कौन इसके सेक्रेटरी थे, यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। एनी बेसेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, सरोजिनी नायडू, इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। थोड़ा सी चीज़ें और यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि तैमूर लंग, इन सब के बारे में देखा। तो इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मान के चलिए आपने ना रिवाइज किया मुगल काल को, तो मुगल और ये दिल्ली सल्तनत को, तो मैं थोड़ा सा फैक्ट आपको बता देता हूँ। इल्तुतमिश बेसिकली गुलाम वंश से संबंधित था, स्लेव डायनेस्टी से संबंधित था, स्लेव डायनेस्टी से संबंधित था, और इसने 1211 से लेकर 1236 के टाइम तक शासन किया था, और उसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। ठीक है, अब इसने ये क्यों प्रसिद्ध है, तो तुर्कान ए चहलगानी 40 लोगों को इसने ग्रुप बनाया था जो शासन व्यवस्था में इसकी मदद करते थे। हालांकि बाद में जब रजिया का शासन होता है तो ये उसके लिए क्या हो जाते हैं, नासूर बन जाते हैं, लेकिन उसने इसको शुरू किया था। फिर इसने इक्ता व्यवस्था को लागू किया था, प्रांतों में प्रशासन के लिए इक्ता व्यवस्था को उसने लागू किया था, और इक्तेदार की उसने व्यवस्था की थी। और इसने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया था, सिल्वर का टंका इसने चलवाया था, क्वाइन में सिल्वर टंका चलाया था, और तांबे का जीतल इसने चलवाया, तांबे का जीतल। तो इन दोनों के लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और फैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था, खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, है ना। खलीफा से मान्यता प्राप्त, खलीफा मान्यता पर रिकॉग्नाइज बाई खलीफा, अगर हम बात करें। ठीक, और इसके टाइम पे, इसके बाद रजिया सुल्तान का टाइम आता है। रजिया सुल्तान के टाइम पे अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बाद बलबन का टाइम पीरियड आ जाता है। तो ये किसके बारे में हो गया, हमने यहाँ पर देख लिया, इसके बारे में देख लिया, किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। वहीं अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, MBT के बारे में बात करें, तो MBT के बारे में 1325 से 1351 के बीच इसका शासन पीरियड तो था ही, मैंने आपको बताया। अब क्या तुगलक वंश की स्थापना इसने की थी, नहीं, गैसुद्दीन तुगलक ने की थी, तो इसने इसको स्टैब्लिश नहीं किया था। और इसने इसके 4 प्रयोग इंपॉर्टेंट हो, 4 एक्सपेरिमेंट ये करता है। पहला, राजधानी ट्रांसफर करता है, कैपिटल ट्रांसफर करता है, वो इंपॉर्टेंट है। राजधानी इसने क्या की, स्थानांतरित की, राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली से क्या कर दी, दौलताबाद कर दी। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद कर दी। उसके अलग अलग रीजन, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण देते हैं, दिल्ली से दौलताबाद कर दी, इसलिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा, इसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया, दूसरा अगर हम बात करेंगे, टोकन करेंसी पहली बार जारी करने वाला शासक था, टोकन करेंसी इसने जारी की। हालांकि ये जो भी कदम इसने उठाए ये उल्टे ही पड़ गए। इसके अलावा जब अकाल पड़ गया तो इसने टैक्स रेट बढ़ा दिया, कहाँ पे, दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। तो बहुत सारे विद्रोह भी इसको यहाँ पे देखने को मिले, सनकी सुल्तान बहुत सारे लोगों ने बोला। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है, इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देख रहे थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू फीमेल बैथुन स्कूल के जो सेक्रेटरी थी वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगर हम बात करें कि सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके सेक्रेटरी थे। अगर हम बात करें तो बेथुन ने, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, बात कब की बात है, 1849 की बात है। तो बेथुन ने 1849 में कोलकाता में कलकत्ता महाविद्यालय के नाम पर, अगर हम बात करें, एक हिंदू विश्वविद्यालय भी खोला था, हिंदू महिला विद्यालय खोला, जिसे बाद में बेथुन विद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक, 1879 तक विकसित हो गया। और अगर बाद में अगर बात करें, जो इसके सचिव हुए कौन हुए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुए। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं। पहले ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर संबंधित ही प्रश्न है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म अगर हम बात करें 1820 के टाइम पीरियड के आसपास हुआ था। ये मिदनापुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और आपको पता है कि हिंदू पुनर्विवाह जो विवाह, उसको लेके इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। और बहुत सारे समाज सुधार इसने काम भी किए। विद्यासागर नाम की पत्रिका भी आती थी, और महिला शिक्षा को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए।
फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ पे बनता है देवेंद्रनाथ टैगोर का। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 मई 1817 की बात है, इनका जन्म होता है 1817 में, और 1905 तक ये कार्यभार यहाँ पे करते हैं। समाज सुधार के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता माने जाते हैं और ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज जिसको स्टैब्लिश किया गया था राजा राम मोहन राय ने, उससे ये एसोसिएटेड थे, ठीक है। और इनका एक योगदान उपनिषद के संबंध में मिलता है, एक ईश्वरवाद का प्रचार, एक ही ईश्वर इसके संबंध में भी देखने को मिलता है, ठीक। ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। और रही बात एनी बेसेंट की, एनी बेसेंट के बारे में कुछ फैक्ट, जैसे 1847 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड की थी, है ना। बाद में अगर हम बात की इनकी मृत्यु 1933 में होती है। समाज सुधारक के रूप में भारत आती हैं, बाद में शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के विकास के क्षेत्र में बहुत सारे काम करती हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी में इनकी बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी में इनकी सक्रिय भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा जो होम रूल आंदोलन था, है ना, होम रूल में ये तिलक के साथ 1916 के आसपास की बात है, तब भी थी। फिर 1917 में इन्होंने क्या किया, आईएनसी की अध्यक्षता की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। और बाद में 1925 के आसपास किसने अध्यक्षता की थी? मैंने आपको यहाँ पे बताया किसने अध्यक्षता की थी, जो सरोजनी नायडू, उन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ याद रखिएगा, पहले इन्होंने अध्यक्षता की थी। हालांकि एक और कोई महिला है, उन्होंने भी अध्यक्षता की कांग्रेस की। और क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बीएचयू की स्टैब्लिश किया जाता है, उनमें भी इनका इंपॉर्टेंट योग था। और तो इतना मुझे याद आ रहा है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल वुमेन एज अबव द एज ऑफ 21 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को वोटिंग राइट देने की बात की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। 1935 में भारत सरकार एक्ट ने महिलाओं को लेजिस्लेटिव रिजर्व सीटें दी। इन दोनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाए? केवल दो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, उसमें 21 से अधिक सभी महिलाओं को मताधिकार की स्तुति नहीं दी गई। मतलब क्या, 21 वर्ष हो लेकिन सभी लोग इसमें मताधिकार नहीं करते थे। ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दिया गया था, ठीक। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे इसके संबंध में इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसके संबंध में, तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पे आइए देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसकी घोषणा की थी कौन, मॉन्टेग्यू कौन थे? तो मॉन्टेग्यू आपको पता होना चाहिए कि मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे, भारत के सेक्रेटरी थे एडविन मॉन्टेग्यू, जो भारत के संबंध में बात ब्रिटेन में रखते थे, एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है ना। और जो वायसराय कौन हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार। इसी और इन्होंने जो 1919 में जो अंग्रेजों के सुधार के प्रयास थे, उसमें एक एक्ट था 1919 का, और 1919 का जो एक्ट था उसमें कुछ चीज़ों की शुरुआत होती है। जैसे उन्होंने डायरकी की शुरुआत की। डायरकी क्या बोला जाता है? डायरकी को बोला जाता है द्वैध शासन। द्वैध शासन उन्होंने क्या किया, प्रांत को दो विषयों में बांट दिया, प्रांतीय विषयों को दो भाग में बांटा। पहले उन्होंने बांटा था रिजर्व लिस्ट, या अगर हम बात करें आरक्षित सूची बांटा, आरक्षित विषय बांटा। दूसरा उन्होंने ट्रांसफर या हस्तांतरित विषय उन्होंने बांटा। तो आरक्षित जो विषय थे, जैसे पुलिस है, जुडिशियल है, लैंड रेवेन्यू है, वो उन्होंने क्या करा था, अंग्रेजों के अधीन रखा था। वहीं हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधीन थे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो छोटे छोटे जो थे भारतीय मंत्रियों के अधीन थे। तो पहला इस एक्ट में ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविजन क्या था, केंद्रीय प्रशासन में सुधार का इन्होंने प्रयास किया। जैसे क्या, इन्होंने केंद्र के स्तर पर द्विसदनी व्यवस्था, तो केंद्र में द्विसदन क्या होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, तो द्विसदनी बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। द्विसदनी व्यवस्था केंद्रीय विधानसभा राज्यसभा की इन्होंने शुरुआत की। फिर थोड़ा सा प्रांतों को ऑटोनॉमी देने की बात की, भारतीय सदस्यों पर बढ़ाने की बात की, बजट पर चर्चा की बात की, है ना। तो कुछ चीज़ें इस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई जो ज़्यादा, जिनके जो कहते हैं ना कि जिनके जो प्रभाव बहुत सीमित रहे, लेकिन हाँ इनकी यहाँ पे इस तरह से चीज़ें बातें हुई। तो जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहाँ पे आसानी से करने में मदद मिलेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शाहनवाज के बारे में यहाँ पे अगर आपने पहले भी देख रखा होगा। शाहनवाज प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो वाज रिमेंबर, किसके संबंध में रिमेंबर किया जाता है? स्वदेशी आंदोलन का नेता, अंतरिम सरकार के सदस्य, प्रांतीय समिति के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो गड्डी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी हुआ करते थे, जिससे इनको यहाँ पे याद किया जाता है। जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था और जब आज़ाद हिंद फौज ने समर्पण किया, तो उसके बाद भारत के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वकील, चाहे हम सरदार पटेल की बात करें, पंडित नेहरू की बात करें, है ना, तो बहुत सारे वकीलों ने इनकी तरफ से केस लड़ा और बाद में इनको छोड़ भी दिया गया था, क्योंकि पूरा भारत उस टाइम पर एकजुट हो गया था। तो जिस वजह से इनका नाम यहाँ पे पॉपुलर हो जाता है। दिल्ली में इनके खिलाफ सुनवाई चल रही थी लाल किले में, ठीक है। तो 2021 के PYQs यहाँ पे समाप्त होते हैं।
हम 2020 के PYQs करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पॉलिटी में आएंगे। पहले पॉलिटी के सारे 2025 से लेके हम 2020 तक के PYQs निपटाएंगे, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट